पकड़ो आप है ना उसको थोड़ा सा मतलब बढ़ाते रहना। हाँ ठीक। हेलो, मंच पर विराजमान बहुजन नायक और 40वें काउंसिल और मूल्यवासी संघ के अधिवेशन के अंतिम सत्र में अध्यक्षता कर रहे माननीय वामन मेश्राम साहब, RMBKS के विभिन्न पदाधिकारी और वक्तागण और साथ ही आज के इस कार्यक्रम में जो अतिथि विराजमान है सभी को हार्दिक जय मूल्यवासी और देश भर से पधारे हुए सभी साथियों को जय मूल्यवासी। साथियों, आज का जो ये सत्र है, इस सत्र में 3 विषय रखे गए हैं और इन 3 विषयों में से मैं बहुत ही संक्षिप्त में जो दूसरा विषय है, भारत देश में 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एवं अन्य ट्रेड यूनियन कामगारों की कानूनी सुरक्षा के लिए स्थापन हुए थे, तो लोकतांत्रिक देश में 1920 तक 100 सालों में कामगारों के हितों की रक्षा करने वाले सभी कानून नष्ट कैसे हुए, एक गंभीर चर्चा। साथियों, इस विषय में हमें इस बात को समझना होगा कि शोषण करने वाले और शोषक विभिन्न कालों में और विभिन्न परिस्थितियों में चाहे वो अलग अलग नामों से रहे हो, लेकिन कार्य उनका वही रहा। भारत में भी यही हुआ। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में जब भारत का व्यापार अनेक देशों में हुआ करता था और जब ये यूरेशियन लोग यहाँ आए, इन्होंने सभ्यता को नष्ट किया और हमारे लोगों को दुनिया से के संपर्क से काट दिया गया, हमको जातियों में बांट दिया गया और हमको एक बदतर जीवन जीने के लिए बाध्य किया। उस समय साथियों, हमारे पास अंतिम और जो मुख्य पेशा था वो था कृषि। कृषि या उसके सहयोगी जो उद्यम है वो हमारे लोग चलाते थे। उस काल में साथियों, ये लोग शोषक लोग हैं, वो क्या बन गए? जमींदार। जमींदार बनकर के, महाजन बनकर के उन्होंने हमारे लोगों का शोषण किया। साथियों, लंबे गुलामी के बाद भारत में अंग्रेज आए और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज बेसिकली एक न्यायप्रिय प्रजाति है, लेकिन चूंकि भारत में उनको अपना शासन बनाए रखना था, इसलिए उनको जो प्रभावशाली लोग हैं उनको भी संतुष्ट करना होता था। साथियों, ये जो बात चल रही है कि जैसे हिंदू के नाम पर एक होना, सनातन के नाम पर एक होना, ऐसा कोई सपना 1917-18 से पहले इन ब्राह्मणों को नहीं आया था। ये सपना क्यों आया साथियों? जैसा कि आप जानते हैं कि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तो गाली है और SC ST OBC और जो लोग हैं, देश के बहुजन लोग हैं, इनको जोड़ने के लिए इनको ब्राह्मण तो कहा नहीं जा सकता। तो इसके लिए साथियों, हिंदू शब्द का भी कोई महत्व नहीं था। लेकिन 1917 में इंग्लैंड के अंदर वयस्क मताधिकार की मांग उठी और जिसे 1918 में स्वीकार भी कर लिया गया। जैसे इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार स्वीकार किया गया साथियों, तो भारत के ब्राह्मणों के कान खड़े हो गए। कहा कि जैसे ही वयस्क मताधिकार आएगा, क्योंकि इंग्लैंड में आया है तो भारत में आना ही आना है, तो वो हम 3% लोग जो साहूकार बनकर के, जमींदार बनकर के, उनका धर्म के ठेकेदार बनकर उनका शोषण कर रहे हैं, हमारे लोगों की दाल अब गलने वाली नहीं है। तो साथियों, उन्होंने भारत में आकर के ये जो पहला ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया था, वो कांग्रेस के एक बड़े नेता लाला लाजपत राय और उनके साथियों ने ये तिलक की जयंती पर इस संगठन को बनाया। और जिन लोगों ने ये संगठन बनाया साथियों, उन्होंने जो मजदूर वर्ग है, सारे के सारे मजदूर, हम और आप जानते हैं कौन होते हैं, ये हमारे भाई होते हैं, और उन मजदूरों को उनके हितों की और उनके हकों की बात करके उनको अपने चंगुल में ले लिया और इस प्रकार से इस देश की शासन व्यवस्था को और जो सामाजिक व्यवस्था है उसको पुनः कब्जा करने के लिए उन्होंने ये श्रमिक संगठन बना दिए सकते। और उसके कारण से
1900 उनको पता था कि ये एक्ट भी आने वाला है 1926 में जो ट्रेड यूनियन एक्ट आया। ट्रेड यूनियन एक्ट में साथियों ये नियम डाला हुआ है कि कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो अथवा केंद्र की सरकार हो, जो प्रचलित और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियंस है, बिना उनकी सहमति से कोई कानून पास नहीं कर सकती। तो जब सारे कानून मजदूरों के खिलाफ में पारित हो रहे हैं, कामगारों के खिलाफ पारित हो रहे हैं साथियों, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उन लोगों ने जो इन ट्रेड यूनियनों जो भारत में लगभग 20,000 के करीब है, इन 20,000 ट्रेड यूनियनों ने उसकी सहमति दी कैसे आकर? तो इसके पीछे कारण है साथियों, ये ट्रेड यूनियनों को चलाने वाले लोग सारे के सारे शोषण करता है, ये शासक वर्ग के हैं। इसीलिए हमारे व्यक्ति को वो छोटे छोटे लालच बता करके तुम्हारी सैलरी बढ़वा देंगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, ऐसा करते करते साथियों ये सारी व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया गया। सत्यानाश कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया, इस बात को गिनाने का अवसर इस समय नहीं है साथियों। बामसेफ ने देश का एक पहला संगठन बनाया जो कामगारों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की समस्याओं के लिए हकीकत में वास्तव में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप लोगों को पता होगा जब ये 4 श्रम संहिताएं लाई गई, कानून लाए गए, तो देश भर में किसी भी संगठन ने इतने व्यापक स्तर पर आंदोलन नहीं किया जितना कि बामसेफ ने इनका विरोध किया था। तो साथियों मेरा निवेदन ये रहेगा कि ये जो ट्रेड यूनियन बामसेफ ने स्थापित की है उसको थोड़ा विधिक सिस्टम में हमें चलाना होगा। इसके लिए हमें जो न्यूनतम संख्या है उस संख्या का पालन करना होगा। इसीलिए सारे जितने भी बामसेफ के कर्मचारी हैं अथवा जो हमारे मिलने वाले कर्मचारी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का 100 रुपया है और 1 महीने की जो सदस्यता शुल्क है वो 10 रुपये है। तो इस प्रकार से 120 रुपया प्रथम बार सदस्यता शुल्क और 100 रुपया होता है उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क, यानी 220 रुपये दे करके हम 1 साल के लिए इसके सदस्य रह सकते हैं और अगले साल सिर्फ 120 रुपये ही हमें देने होंगे। साथियों जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया लेकिन भूल से अगले साल उन्होंने सदस्यता शुल्क नहीं दिया, तब भी वो उस परिस्थिति में साथियों इस संगठन के सदस्य नहीं रह पाते हैं। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस जनवरी से जैसे ही हम अधिवेशन से जाते हैं, अधिक से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाएं, रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर है वो निर्माण करें और सदस्यता शुल्क का इंदिराज करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य संख्या बना करके इस संगठन को, यदि हम कामगारों की लड़ाई के लिए, क्योंकि कामगार हमारे भाई है, इस लड़ाई को जैसा मेश्राम साहब कहते हैं कि बहुआयामी तरीके से लड़ना होगा। अलग अलग तरीकों से हमें, जैसा साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मैदान में भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे कामगारों के जो यूनियन है उस स्तर पर भी इस लड़ाई को लड़ना होगा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी साथियों को जय मूल्यवासी, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद मान्यवर गोमाराम रमेशा जी। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा माननीय शुभंकर सरकार जी, जो कि सीईसी मेंबर है और एक केस। आपसे अनुरोध है कि आप डायस बनाएं और विषय के संदर्भ में बात रखें।